हेलो एवरीवन, ये हमारा 5वां लेक्चर होगा आज, जिसमें हम लोग समझेंगे इमरजेंस ऑफ गांधी, गांधी जी के अभ्युदय के बारे में। मेरा नाम श्रद्धा है, मैंने एमएससी किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, उसके बाद मैंने बीएड किया है। तो आज का हमारा टॉपिक हो गया इमरजेंस ऑफ गांधी। इसके पहले जरा सा एक छोटा सा विचार करते हैं कि गांधी जी वास्तव में थे क्या। क्या वास्तव में वो केवल एक व्यक्ति थे या वो अपने आप में एक दर्शन थे? कुछ लोगों का मानना है कि वो अपने आप में एक दर्शन थे। उनका जीवन अगर किसी ने ठीक से समझ लिया तो उसने एक प्रकार से एक अलग दर्शन समझ लिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसके एक आह्वान पर करोड़ों करोड़ की जनता उनके दिशा निर्देशों का पालन करने को पूरी तरह से तत्पर हो जाती थी, तत्पर होती ही थी। इसके अलावा एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी प्रतिभा का भारत ही नहीं पूरे विश्व में लोहा मनवाया। अपने कुशल नेतृत्व इसका उन्होंने पूरे दुनिया में लोहा मनवाया। उनके बारे में जानना वास्तव में एक दिलचस्प प्रक्रिया है। क्यों दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले मैं आपको ये ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि ये टॉपिक वास्तव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको दिखाने के लिए मैंने कलेक्ट किए हैं अपने पेपर्स 2018 यूपी पीसीएस मेंस के। देखिए यहाँ पर जो GS1 में तो क्वेश्चन आया ही है, GS4 में तो क्वेश्चन आया ही है, साथ ही साथ पूरा का पूरा एस्से जो 50 नंबर का होता है वो भी गांधी जी के ऊपर पूछा गया है। महात्मा गांधी इज स्टिल रिलेवेंट टुडे। महात्मा गांधी आज भी प्रासंगिक है। ये एक टॉपिक था एस्से का। उसके अलावा GS1 में एक क्वेश्चन आया था, महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के मध्यम मार्गी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, तर्कपूर्ण व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन था। इसके बाद GS4 में भी इनके थॉट्स के ऊपर क्वेश्चन हमें दिखाई देता है, गांधी के नैतिक एवं सामाजिक विचारों का परीक्षण कीजिए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक सिंगल एग्जाम में एक नहीं, दो नहीं, तीन क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। ये एक एस्से हो गया, एक GS1 का क्वेश्चन हो गया और एक GS4 का क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। तो टॉपिक की रिलेवेंस आप इससे भली भांति समझ सकते हैं। अब समझते हैं कि उन परिस्थितियों को जिसने गांधी को गांधी बनाया। दरअसल जो विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियां थी और उसमें जो योगदान था पीपल का वो बढ़ता है। देखिए जो लोगों का जो मास का स्ट्रगल इसमें जुड़ जाता है और उसे जोड़ने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो था वो गांधी जी का ही था, ना कि किसी और का। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, द इंडियन स्ट्रगल अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म टूक अ डिसाइसिव टर्न। एक निर्णायक मोड़ ले लेता है हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष टुवर्ड्स अ ब्रॉड बेस्ड पॉपुलर स्ट्रगल। अभी तक जो हमारा स्ट्रगल था वो एक सीमित समुदाय तक ही, संकुचित समुदाय तक ही विस्तृत था, जिसमें कि हायर स्ट्रेटा के लोग आते थे। पर गांधी जी के आने के बाद जो लोअर स्ट्रेटा था, जो कि मास में ज्यादा होता था, उसका यहाँ पर इंक्लूजन दिखाई देता है हमारे स्वतंत्रता संघर्ष में। तो ये छोटी सी पॉइंट हमने समझी, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए अब देखिए आखिर ऐसा क्या चल रहा था उस समय देश में परिस्थितियां जिसके कारण नेशनलिस्ट रिसर्जेंस ग्रो कर रहा था, राष्ट्रवाद की भावना आखिर क्यों उभर रही थी। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट आता है पोस्ट वॉर इकोनॉमिक हार्डशिप। विश्व युद्ध के बाद आर्थिक स्तर पर काफी ज्यादा लोग परेशान थे। क्यों परेशान थे? पोस्ट वॉर इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद सबसे मेन बात ये उभरी थी कि जो इंडस्ट्री थी इंडियन के जो कंट्रोल में वो तबाह हो रखी थी। जो लोगों की जो मनी लगी हुई थी, जो इन्वेस्टमेंट लगा हुआ था वो डिस्टर्ब हो रहा था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रहा था, तो उनका भला हो रहा था और उनका इंडियन उद्योग वालों का नुकसान देखने को मिल रहा था। वर्कर्स एंड आर्टिसंस जो होते थे ये बेरोजगार हो जाते हैं, इनके पास कोई काम नहीं रहता है, बेरोजगारी का समस्या ये लोग यहाँ पर झेल रहे होते हैं। उसके अलावा पीजेंट्री जो थे, हमारे कृषक वर्ग जो थे, उन पे हाई टैक्सेशन लगा दिया गया, पुअर्टी वो लोग झेल रहे हैं। और तो ये इन्हें प्रेरित कर रहा है कि ये प्रोटेस्ट में भाग लें, प्रोटेस्ट करें ये भी। इसके अलावा जो सोल्जर्स होते थे हमारे, वो वहां युद्ध से लौटते हैं, विश्व युद्ध में गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वहां पे उन्होंने देखा कि सारी उपनिवेशवादी शक्तियां किस प्रकार से लड़ रही थी अपने साम्राज्यवाद को बचाए रखने के लिए, अपने उपनिवेशों को बचाए रखने के लिए, किसी भी हालत में वो देना नहीं चाहती थी। ये सब ये सीख कर आते हैं और आकर अपने रूरल फोक में, जनमानस में इस बात को फैलाते हैं कि देखो ऐसा ऐसा है, ये सारे जो ब्रिटिश हैं ये सारे बस हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए हैं। तो ये बातें यहाँ लोगों के जनमानस में मन में समा जाती है। उसके बाद एजुकेटेड अर्बन क्लास, एक पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग तैयार होता है उसी समय, जो कि बेरोजगारी की समस्या से त्रस्त है, परेशान है। शिक्षक वाज फेसिंग employment as well as suffering from acute awareness of racism। अब इसे पता है कि नस्लवाद क्या है हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है इसे पता है, लेकिन इसके साथ हो रहा है, तो ये एटीट्यूड इसका बदल देता है ब्रिटिश के बारे में। तो ये सब कारण थे जिसके कारण यहाँ पर राष्ट्रवाद उभर रहा था बहुत ही तेजी से।
ये समझ लिया हमने। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा पॉइंट कि आखिर और क्या कारण था। ये हो गया इकोनॉमिक कारण जो हमने पहले समझा, ये वाला। इसके आगे ये दूसरे कारण है, एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉलिटिकल गेन फॉर कोऑपरेशन इन वॉर। हमने समझा था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 से 1918 तक चला था, उसमें हमारा क्या थॉट था, जो कांग्रेसी थे, इनका ये मानना था कि हम इसमें ब्रिटिश का सहयोग करेंगे तो हमें मिलेगा कुछ गवर्नेंस का, कुछ रिफॉर्म हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देयर वर हाई एक्सपेक्टेशन, बड़ी बड़ी हमारी जो उम्मीदें थी वो थी कि पॉलिटिकल गेन, हमें बड़ा राजनीतिक लाभ होगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड दिस टू कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द चार्ज एटमॉस्फेयर इन द कंट्री, तो इसने जो माहौल था देश में ब्रिटिश के खिलाफ, इसको भड़काने का काम किया। नेस्लिस्ट डिसॉल्वमेंट विद इंपीरियलिज्म वर्ल्ड वाइड, विश्व स्तर पर जो ये उपनिवेशवाद फैला हुआ था, इसके खिलाफ जो मोह भंग है वो देखने को मिलता है राष्ट्रवादियों के मध्य। क्यों देखने को मिलता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ ऑर्गेनाइज की जाती है पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, और जिसके नाम पर क्या हुआ था, बस उपनिवेशों का बंदरबांट करते ये दिखाई दिए थे कि अफ्रीका का ये वाला हिस्सा तुम ले लो, ये वाला हिस्सा तुम ले लो, ऐसे करके सारा बंदरबांट करते दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर पता चलता है कि इनकी वास्तविकता क्या है, इनका वास्तविक चरित्र क्या है, ये सबके सामने आ जाता है। इसके अलावा एक और घटना यहाँ पर उसी समय घटित होती है, वो है रूसी की क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन, जो कि हुई थी नवंबर 7, 1917 में। तो इसने क्या किया था कि जारशाही जो थी उसका अंत कर दिया था, जारिस्ट रिजीम का यहाँ पर अंत हमें देखने को मिलता है, और पहले समाजवादी राज्य की स्थापना होती है। ये स्टेट राष्ट्र वाला स्टेट है, राज्य वाला स्टेट नहीं है। तो सोवियत यूनियन की यहाँ पे गठन होता है, व्लादिमीर इलियच यूलियानोव लेनिन के अधीन यहाँ पर इसका गठन होता है। तो इसका भी प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। जो यहाँ का जो लोअर स्ट्रेटा था वो इससे परिचित होता है कि अच्छा, इनके अंदर ये पावर था कि जारशाही को समाप्त कर सकते हैं, तो हम भी यहाँ पर ब्रिटिश की जो पावर है इसको समाप्त कर सकते हैं, इसे एक चैलेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके सोवियत संघ की गठन के बाद यहाँ पर माना गया कि जो एशिया में जो कॉलोनीज है इसमें भी लोगों को इक्वल स्टेटस होना चाहिए, और इनके पास भी सेल्फ डिटर्मिनेशन, स्वनिर्णय का अधिकार होना चाहिए। तो ये भी थॉट्स यहाँ पर एक उभर कर नया आता है। इसके बाद क्या होता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, तथा कथित सो कॉल्ड जो रिफॉर्म थे वो लाए जाते हैं, जिसको कि मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना गया था। 1919 में ये आए थे। तो द कैरेट वाज रिप्रेजेंट, मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था कि ब्रिटिश करते क्या थे, एक और देते थे स्टिक और एक और देते थे कैरेट। तो कैरेट का काम यहाँ पर करता है ये ब्रिटिश का जो लाया हुआ ये सो कॉल्ड रिफॉर्म था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, वो करता है। तो इसने क्या किया, एक और से स्टिक के रूप में यहाँ पे देखने को मिलता है रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में ही आया था। दूसरी ओर हमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एक मॉन्टेग्यू स्टेटमेंट आया था 1917 में, उसी पर आधारित था हमारा ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसको कि बोला गया था मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म भी। देखिए यहाँ पे, और मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म बेस्ड ऑन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यही इसका आधार बनता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का। तो ये बाद में प्रभावी हो जाता है। इसका मेन फीचर क्या था? सबसे मेन फीचर इसका प्रांतों के स्तर पर अगर देखा जाए, प्रांतों के स्तर पर इसने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया वो देखना हो तो सबसे मेन पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा इंट्रोडक्शन ऑफ डायआर्की। अब डायआर्की क्या होता है? डायआर्की स्टैंड्स फॉर रूल ऑफ टू। क्या टू? दो लोगों का शासन या दो प्रकार से शासन करना। कैसे? एग्जीक्यूटिव में समझ लेते हैं। एग्जीक्यूटिव में डायआर्की यहाँ पर लाई गई, यानी कि रूल ऑफ टू, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल होते थे और पॉपुलर मिनिस्टर होते थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल और पॉपुलर मिनिस्टर was introduced. The governor was to be the executive head of the province. जो गवर्नर था वो कार्यकारिणी अध्यक्ष होता था राज्य का। गवर्नर के पास एग्जीक्यूटिव पावर का वो हेड है राज्यों में। That is not good, I think. इसके बाद होता है क्या, यहाँ पर जो सब्जेक्ट होते थे वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए। एक हो गया हमारा रिजर्व सब्जेक्ट और दूसरा हो गया ट्रांसफर सब्जेक्ट। समझ रहे हैं आप? दो टाइप के सब्जेक्ट कर दिए गए हैं, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। अब देखिए, जो रिजर्व सब्जेक्ट होते थे उस पर जो गवर्नर निर्णय लेता था वो केवल अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, समझ रहे हैं आप, गिने चुने लोग, कुछ गिनती के लोग जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे उसकी बस उसकी सहायता से यहाँ पर रिजर्व सब्जेक्ट में वो निर्णय लेता था। जबकि जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होते थे उसमें वो निर्णय लेता था पूरी मंत्रिपरिषद की सहायता से। दूसरी बात यहाँ पर ये थी कि जो मंत्रिपरिषद होती थी वो उत्तरदायी होती थी सदन में, और अगर वहां पर निंदा प्रस्ताव या उसका
वो सारे प्रस्ताव जो होते हैं वो पारित किए जा सकते थे और उनको रिजाइन भी देना पड़ सकता था कई बार। जबकि जो रिजर्व टॉपिक में जो सब्जेक्ट होते थे, अगर उससे रिलेटेड कोई इशू है तो इनके खिलाफ, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो लोग हैं उनके खिलाफ कोई यहाँ पर प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता था, ना ही इन्हें कभी रिजाइन करने की जरूरत पड़ने वाली थी। द रिजर्व सब्जेक्ट वर टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर थ्रू हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो कौन वाले सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट किससे प्रशासित होने थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा, जो कि ब्यूरोक्रेट से मिलकर बनती थी। और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट होते थे वो एडमिनिस्टर होने थे हमारे मिनिस्टर्स के द्वारा, जो कि नॉमिनेट किए जाते थे बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इलेक्टेड, जो निर्वाचित सदस्य होते थे वो इनको चुनते थे। द मिनिस्टर वर टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एंड हैड टू रिजाइन। वही जो मैंने बताया कि ये रिस्पॉन्सिबल होते थे और अगर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पर पारित हो जाता ना तो इन्हें रिजाइन करना होता था। While the executive counselor but not to be responsible, जो काउंसलर होते थे वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे किसी भी प्रकार से। इन द केस ऑफ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, संवैधानिक मशीनरी की विफलता की स्थिति में क्या होता था कि गवर्नर के पास पावर था कि वो ट्रांसफर सब्जेक्ट को भी अपने हाथ में ले सकता था। ये यहाँ एक पॉइंट हो गया। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जो भारत का जो सचिव था और जो गवर्नर जनरल थे, कुड इंटरफेयर इन द सब्जेक्ट, वो उन सब्जेक्ट में इंटरफेयर कर सकते थे। किन सब्जेक्ट में, रिजर्व सब्जेक्ट में। While in the respect of transfer subject, the scope for interference was restricted. अब रिजर्व सब्जेक्ट में ये इंटरफेयर कर सकते थे। अब जानने वाली बात ये है कि रिजर्व सब्जेक्ट में कौन से वाले सब्जेक्ट होते थे, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते थे जैसे कि वित्त है और ऐसे इंपॉर्टेंट जैसे खनिज वगैरह है जो संसाधनों से संबंधित है, ऐसे टॉपिक को ये लोग रिजर्व में रखते थे। और ट्रांसफर में क्या है, जैसे कि जिम्मेदारी वाले काम, जैसे कि एजुकेशन है और एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ऐसे इंपॉर्टेंट वाले काम, उत्तरदायित्व संबंधी, वो सारे ये लोग रख देते थे ट्रांसफर्ड में। अब लेजिस्लेचर हम लोग समझ लेते हैं। लेजिस्लेचर कैसी थी कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वर फर्दर एक्सपेंडेड, जो प्रांतीय जो परिषद थी उसको बढ़ाया गया। इसमें क्या किया, 70% जो थे अब मेंबर इलेक्टेड होने लगे। 70% मेंबर इलेक्टेड होंगे, निर्वाचित होंगे। द सिस्टम ऑफ कम्युनल एंड क्लास इलेक्टोरल वर फर्दर कंसोलिडेटेड। क्या किया गया कि जो पृथक प्रतिनिधित्व वाला जो प्रणाली 1909 में जो इंट्रोड्यूस की गई थी, जो कि केवल मुस्लिम तक सीमित थी, उसको भी और ज्यादा बढ़ा दिया गया था। वुमेन्स वर आल्सो गिवन द राइट टू वोट, महिलाओं को भी यहाँ पर वोट करने का अधिकार मिल जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल को इनिशिएशन बट द गवर्नर्स एसेंट वाज रिक्वायर्ड। लेजिस्लेटिव काउंसिल कोई भी पारित कर सकती थी कानून, उसको शुरू कर सकती थी, लेकिन उसके लिए गवर्नर की स्वीकृति आवश्यक होती थी। गवर्नर कुड वीटो बिल्स एंड इशू ऑर्डिनेंस। गवर्नर जो था वो बिल पर वीटो लगा सकता था और अध्यादेश भी जारी कर सकता था। इसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिजेक्ट द बजट, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो बजट को रिजेक्ट कर सकती थी, बट गवर्नर कुड रीस्टोर इट इफ नेसेसरी। अब गवर्नर अगर चाहता तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिजेक्ट करने के बावजूद वो उसको फिर से पुनर्जीवित करने की शक्ति रखता था। द लेजिस्लेचर एंजॉयड फ्रीडम ऑफ स्पीच। यहाँ पर इन लोग को फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई थी। इसके बाद हम देख लेते हैं सेंटर की क्या वस्तुस्थिति इस केस में थी। स्टिल गवर्नमेंट विदाउट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो ये जो हमारी स्थिति बनती है, यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं हुई। जैसा कि हमने पहले के लेसन में समझा था कि इंडियंस चाहते थे सेल्फ गवर्नमेंट कि अपना शासन खुद करें, बट ब्रिटिशर्स ने क्या बोला था कि हम आपको देंगे सेल्फ तो नहीं, बट हम आपको एक उत्तरदायी सरकार देंगे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे। बट यहाँ पर उसका अभाव हमें देखने को मिलता है। कैसे, आइए समझते हैं। एग्जीक्यूटिव में क्या देखने को मिलता है कि द गवर्नर जनरल वाज टू बी द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। गवर्नर जनरल एक मुख्य कार्यकारिणी जो सत्ता थी वो होने वाला था। देयर वर बी टू लिस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन के दो विषय होते थे, एक होता था सेंट्रल और एक होता था प्रांतीय, केंद्रीय और प्रांतीय। द गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 8 वर टू बी द इंडियन। अब गवर्नर की जो कार्यकारिणी परिषद के 8 सदस्यों में से 3 का भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया। गवर्नर जनरल रिटेन फुल कंट्रोल ओवर द रिजर्व सब्जेक्ट। गवर्नर जनरल का रिजर्व सब्जेक्ट जो आरक्षित विषय थे उसका उस पर पूर्ण नियंत्रण रखा गया इन द प्रोविंस, प्रांतों में। हमने समझा था ना अभी कि रिजर्व में इसका पूरा कंट्रोल था, जबकि ट्रांसफर में इसका कुछ खास कंट्रोल नहीं था। गवर्नर जनरल को रिस्टोर कट्स इन ग्रांट, जो ग्रांट है उस पे कट को फिर से रिस्टोर कर सकता था, सर्टिफाई कर सकता था, बिल को रिजेक्ट कर सकता था बाय सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड इशू ऑर्डिनेंस, और अध्यादेश भी जारी करने की शक्ति यहाँ पर ये रखता था गवर्नर। इसके बाद जो सेंटर का लेजिस्लेचर था उसको समझ लेते हैं। बाई कैमरल अरेंजमेंट वाज इंट्रोड्यूस। अब ये बहुत कॉमन सा स्टेटमेंट है, इससे स्टेटमेंट बन सकता है
कि बाई कैमरल जो द्विसदनीय जो व्यवस्था थी वो यहाँ पर 1919 वाले एक्ट से शुरू होती है। द लोअर हाउस और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वुड कंसिस्ट ऑफ 145 मेंबर। जो लोअर हाउस था निम्न सदन, उसमें 145 सदस्य होने थे और जो अपर सदन होना था वहां पर 60 सदस्य होने थे। ठीक है। द काउंसिल ऑफ स्टेट हैड अ टेन्यूर ऑफ 5 ईयर। जो राज्यों का सदन था उसमें 5 साल का कार्यकाल होना था और सारे के सारे उसमें मेल सदस्य ही होने थे, जबकि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो राज्य की जो परिषद थी उसमें 3 साल का कार्यकाल होने वाला था। लेजिस्लेटर कुड आस्क क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ सकते थे। सप्लीमेंट्री यानी कि अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे। एडजॉर्नमेंट मोशन पास कर सकते थे यानी कि स्थगन प्रस्ताव, और बजट के कुछ हिस्सों पर वोट कर सकते थे। अब क्वेश्चन उठता आखिर कितने हिस्से, वास्तव में ये केवल 75% बजट पर ही वोट कर सकते थे। 75% पर ही वोट नहीं हो सकता था, मतलब केवल 25% पर वोट कर पा रहे हैं। समझने वाली बात है। 1/4 के बजट पर ही ये अभी वोटिंग राइट मिला है, बाकी 75% जो है वो अभी भी अनवोटेबल है, उस पर अभी भी वोट नहीं हो रहा है। हमने समझा था 1892 में बजट पर डिस्कशन करने की बात कही गई थी। 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसमें बात की गई थी कि बजट पर आप डिस्कस कर सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते। और 1909 में आया कि थोड़े थोड़े टुकड़े में आप बजट पर वोट कर सकते हैं लेकिन कंप्लीट बजट पर वोट नहीं कर सकते। इसी तरह 1909 में भी 1919 में भी हम देख क्या रहे हैं यहाँ पर कि 75% हिस्से पर अभी भी हम वोट नहीं कर सकते थे। यहाँ पर पूरा निर्णय ब्रिटिशर्स का ही होता था। इसके अलावा द वन ऑफ द होम गवर्नमेंट इन ब्रिटेन फ्रंट, ब्रिटेन की लिहाज से देखा जाए तो एक यहाँ पर परिवर्तन ये होता है कि जो भारत सचिव के ऑफिस का जो खर्चा था वो सारा अब कर दिया गया कि ब्रिटिश एक्सचेकर से होगा, ना कि इंडियन एक्सचेकर से, यानी कि भारतीय खजाने से न जा करके ये अब इसका वेतन आदि जो खर्च है वो ब्रिटिश खजाने से जाएगा, ना कि भारतीय खजाने से। ठीक है। आगे देख लेते हैं ड्रॉबैक्स, इसकी कुछ कमियां क्या थी। सो कॉल्ड जो रिफॉर्म था वो वास्तव में किस हद तक रिफॉर्म था इसे समझ लेते हैं। फ्रेंचाइजीज वर लिमिटेड, मताधिकार जो थे वो सीमित थे और इनको 1.5 मिलियन पीपल को यहाँ पर मताधिकार मिला था और टोटल पॉपुलेशन हमारी होती थी 260 मिलियन। आप समझ सकते हैं 260 मिलियन में से केवल 1.5 मिलियन को मिल रहा है यहाँ पर मताधिकार, ऐसा एक अनुमान है। इसके अलावा सेंट्रल लेजिस्लेटर हैड नो कंट्रोल, जो राज्य की जो केंद्रीय स्तर की जो विधायिका थी उसका कोई कंट्रोल नहीं था वायसराय पर और उसकी कार्यकारिणी परिषद पर। ठीक। डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट वर नॉट सेटिस्फैक्ट्री एट द सेंटर, जो केंद्र में जो सब्जेक्ट्स का जो डिवीजन था वो भी संतोषजनक नहीं था। जो इन्होंने प्रोविंशियल और सेंट्रल में बांटा था वो संतोषजनक नहीं था। एलोकेशन ऑफ सीट फॉर सेंट्रल लेजिस्लेटर टू द प्रोविंसेस वर बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविंसेस, जो सीट थी जो सेंट्रल लेजिस्लेचर में जो राज्यों की सीट थी उसका जो आवंटन हुआ था वो भी राज्यों की महत्ता के आधार पर लिया गया था। और ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग महत्ता क्या थी, जैसे कि लड़ाकू जाति है कि नहीं उस राज्य में, समझ रहे हैं आप। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वहां पर वे जातियां जिन्होंने ब्रिटिशर्स का मदद किया था, इनको विद्रोह दबाने में सहायता की थी, अब वो इसे घोषित कर देते हैं कि ये लड़ाकू जातियां हैं। और वे जातियां जो उल्टे विरोध में खड़ी हो गई थी जैसे कि अवध में, तो उनको गैर लड़ाकू जाति घोषित कर दिया गया था। अब जिस राज्य में होते थे ऐसे लोग जिन्होंने मदद किया था तो वहां पर इसको ज्यादा गेन दिया गया था, किसमें, सेंट्रल लेजिस्लेचर में। ठीक है। At the level of provinces, division of subjects and parallel administration of two parts were irrational, जो दो प्रकार का जो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट है वो भी बिल्कुल अतार्किक था और अनवर्केबल था। सब्जेक्ट्स लाइक इरिगेशन, फाइनेंस, पुलिस, प्रेस, जस्टिस वर रिजर्व, तो रिजर्व में कौन कौन सब्जेक्ट इन्होंने डाले थे, इरिगेशन सिंचाई, पुलिस व्यवस्था, प्रेस हो गया, फाइनेंस यानी कि जो वित्त है, ये सारा न्याय, ये सब इन्होंने रिजर्व पर डाला हुआ था जो कि अतार्किक था पूरी तरह से, क्योंकि हमने समझा ना कि रिजर्व पर केवल गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कंट्रोल था, इसके खिलाफ कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं ला सकते थे, नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकते थे। तो ये सारी समस्याएं यहाँ पर थी। इसके अलावा द प्रोविंशियल मिनिस्टर हैड नो कंट्रोल ओवर द फाइनेंस, जैसा कि हमने समझा फाइनेंस पर इनका कोई कंट्रोल नहीं था ओवर द ब्यूरोक्रेट, जबकि ब्यूरोक्रेट्स का कंट्रोल था जो कि उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होते थे। दिस कुड लीड टू द कांस्टेंट फ्रिक्शन बिटवीन द टू, इसके कारण दोनों में घर्षण की स्थिति, तनाव की स्थिति बना करती थी। मिनिस्टर वर ऑफन नॉन कंसल्टेड विद ऑन इंपॉर्टेंट मैटर टू, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उस पर भी मिनिस्टर से कंसल्ट नॉर्मली नहीं किया जाता था। इनफैक्ट दे कुड बी ओवर रूल्ड बाय द गवर्नर, और गवर्नर अपना जो रूल था उसको सर्वोपरि बना सकता था तो वही ओवर रूल कर जाता था ऑन एनी मैटर देन द कंसीडर्ड स्पेशल। ठीक है, इतना हो गया। इफ एनी इशू यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। अब समझते हैं हम इस पर कांग्रेस का क्या रुख था, क्या रिएक्शन था।
द कांग्रेस मेट इन अ स्पेशल सेशन इन अगस्त 1918 एट बॉम्बे। एक विशेष सत्र का आयोजन बॉम्बे में 1918 में किया जाता है, जिसको की हेड किया था हसन इमाम जी ने। इनकी अध्यक्षता में ये मतलब गठित हुआ और वहां पे बोला गया कि ये जो 1919 के जो रिफॉर्म है वो डिसअपॉइंटिंग, निराशाजनक और गैर संतोषजनक है, अनसेटिस्फैक्टरी। ठीक है, निराशाजनक और असंतोषजनक है, दुखद है। द मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म वर टर्म अनवर्दी एंड डिसअपॉइंटेड, ये भी इन्होंने बोला, ये तिलक जी ने बोला था। आ सनलेस डॉन, एक बिना सूरज का एक भोर है जिसका कभी सवेरा नहीं होगा, ऐसा मानना था तिलक जी का। मेकिंग ऑफ गांधी। अब यहाँ पे शुरू होता है कि ये सारा बैकग्राउंड बन गया कि 1919 का जो एक्ट आया, ये इसके आने के बाद गांधी जी का इमरजेंस यहाँ मेन रूप से होता है, क्योंकि यहाँ पर दबाव था, यहाँ विश्व युद्ध के बाद की आर्थिक परिस्थितियां बिगड़ रही थी, यहाँ पर रशियन रिवॉल्यूशन से हम लोग सीख रहे थे, तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसी समय गांधी जी का प्रादुर्भाव होता है। अब इनका गांधी जी का वास्तव में बैकग्राउंड क्या था, इसे समझ लेते हैं। अर्ली कैरियर एंड एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ इन अफ्रीका, ये एक सेक्शन है हमारा पहले का। उसके बाद गांधी जी इंडिया आएंगे तो वो स्टार्ट होगा। छोटा सा सेक्शन है, मोस्ट ऑफ द थिंग यू ऑलरेडी नो। 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? काठियावाड़ की रियासत में हुआ था, गुजरात में। हैविंग स्टडी इन लॉ इन इंग्लैंड, लॉ की स्टडी इन्होंने इंग्लैंड में करी थी। 1898 में वे साउथ अफ्रीका चले गए थे। कोई उनका केस था अहमदुल्ला का, तो उसको लड़ने वो वहां पर चले गए थे। उसके बाद वो 1914 में तक वहां रहते हैं। उसके बाद वो 1915 में इंडिया में लौटते हैं। ये हो गया इनका छोटा सा बैकग्राउंड। इसके बाद वहां पर जो जब ये साउथ अफ्रीका गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि जो वहां पे इंडियन ऑरिजिन के लोग होते थे उनके साथ बड़ा ही गैर मानवीय व्यवहार वहां पर देखने में पाया। तो वहां पर 3 प्रकार के लेबर थे, जो श्रमिक वर्ग था 3 तरह का था। एक था व्यापारी वर्ग, द मर्चेंट, और एक था जो इरादतन रूप से आया था कि जो वहां रहना चाहता था, वहां काम कर रहा था, और दूसरा वो लेबर वर्ग था जो कि वहां आया था पर उसका काम पूरा हो चुका था, तब भी वो उसका टेन्योर मतलब पूरा हो गया, तब भी वो वहां पर बना हुआ है। समझ रहे आप? तो इस टाइप के 3 प्रकार के जो लोग थे वो वहां पर पाए जाते थे। जो लेबर थे उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। उनको लाइसेंस रखना होता था, वो रात को 9 बजे के बाद सड़कों पर नहीं घूम सकते थे। उनकी जो शादियां थी वो मतलब नहीं ये लोग सर्टिफाई करते थे। तमाम प्रकार की समस्याएं वो वर्ग झेल रहा था। अब यहाँ पर इस वर्ग का ध्यान खींचा, मतलब इस वर्ग ने ध्यान खींचा गांधी जी की ओर, तो ये यहाँ पर इनके पक्ष में लड़ने को आते हैं और शुरू करते हैं मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल, जो नरम मतलब संघर्ष की शुरुआत करते हैं। 1894 से 1906 तक ये यहाँ पर चलता है। समझ रहे हैं? 1894 से 1906 तक यहाँ पर ये मॉडरेट फेज शुरू करते हैं साउथ अफ्रीका में अपने इंडियन ऑरिजिन के लोगों के लिए। इसके अलावा और भी कंट्रीज के लोग वहां पर थे श्रमिक वर्ग के रूप में, तो इन सब के लिए यहाँ पर शुरू करते हैं। टू यूनाइट डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन, गांधी सेट द नटाल इंडियन कांग्रेस, सारे वर्गों के लोगों को जोड़ने के लिए उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना यहाँ पर करी और इंडियन ओपिनियन नाम का एक पेपर भी पब्लिश किया। तो यहाँ पर 2 फैक्ट छोटे छोटे में मिल गए। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी इसी वर्ग के दौरान 1894 से 1906 के बीच, और इंडियन ओपिनियन नाम का एक पेपर भी निकाला। फेज ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह, ये करने के बाद जब इनकी कुछ मांगे मानी गई और कुछ मांगे नहीं मानी गई, अधिकांश तो नहीं मानी गई, तब इन्होंने लगा कि अब हमें पैसिव रेजिस्टेंस करना पड़ेगा, सत्याग्रह करना पड़ेगा। पैसिव रेजिस्टेंस इनके अकॉर्डिंग होता क्या है कि कोई बात करने से मना कर देना, सविनय अवज्ञा, बड़े प्यार से मना कर देना कि हम नहीं करते। ऐसा करके सरकार को बेइज्जती महसूस करवाना कि यार ये हमारी बात नहीं मान रहे हैं। ऐसा करके सरकार को विवश करना कि वो अपना जो रुख है उसमें कुछ नरमी लाए, कुछ रियायतें दे जो कि श्रमिक वर्ग को थोड़ा सा लाभान्वित करे। ऐसा इनका कॉन्सेप्ट होता था। द सेकंड फेज विल बिगिन इन 1906 was characterized by the use of method of passive resistance or civil disobedience which गांधी named सत्याग्रह। इसको गांधी जी सत्याग्रह के नाम से पुकारते थे। तो इसमें क्या होता था, 3-4 प्रकार की इन्होंने यहाँ पे एक्टिविटीज कराई थी। इसको समझ लेते हैं हम लोग ध्यान से। सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट होता था उसके खिलाफ ये यहाँ पर सत्याग्रह चलाते हैं। तो ये यहाँ पर जो लॉ थे, सफरिंग ऑल द पेनल्टीज, तो उनको पेनल्टीज लगा दी जाती थी। थस वाज बॉर्न सत्याग्रह और डिवोल्यूशन ऑफ ट्रुथ। तो यहाँ पर ये शुरू करते हैं ये चीज। द टेक्निक ऑफ द रेजिस्टिंग एडवर्टरी विदाउट वायलेंस, यहाँ पर सबसे मेन बात ये देखने वाली बात है कि जिसका जो विरोध है यहाँ पर अहिंसात्मक रूप से करना है। कोई भी हिंसा का, यहाँ वायलेंस का कोई भी प्रयोग नहीं करना है, गलती से भी नहीं करना है।
तो यहाँ पर पेजेंट रेजिस्टेंस एसोसिएशन यहाँ पर स्टैब्लिश करते हैं और वहाँ पर कैंपेन चलाते हैं इसके खिलाफ कि जो लॉ है इनके विरुद्ध में कैंपेन चलाना, जो सर्टिफिकेशन वगैरह जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, कंपलसरी हो गया था, उन सबके विरुद्ध यहाँ पर कैंपेन चलाना, ऐसा इनका यहाँ पर विचार था, ऐसा इनका काम था। इसके बाद कैंपेन अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन माइग्रेशन, जो भारतीयों का जो प्रवास था इस पर रोक लगा दी गई थी, तो इसके विरुद्ध में ये चलाते हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट अगेंस्ट न्यू लेजिस्लेशन, नया यहाँ एक कानून पारित किया गया था, इसके खिलाफ यहाँ पर बात चलाते हैं इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंडियन माइग्रेशन। इसके अलावा यहाँ पर एक पोल टैक्स लगा दिया गया था और बोला गया था कि जो भारतीय पद्धति से जो शादियां हुई हैं वो इनवैलिड है, क्योंकि वो हमारी पद्धति से नहीं हुई है, साउथ अफ्रीका की पद्धति से नहीं हुई हैं। तो इसके खिलाफ ये बात चलाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी सभी वर्ग के लोग रह रहे थे और उन सब की शादियां नॉर्मली साउथ अफ्रीका के रीति रिवाजों से नहीं हुई थी। तो एक प्रकार से वहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने बोला कि ये हमारे आत्म सम्मान के विरुद्ध है, तो इसलिए यहाँ पर ये एक्टिविटी यहाँ पर करते दिखाई देते हैं गांधी जी। प्रोटेस्ट अगेंस्ट ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट, अब ये एक और एक्ट इन्होंने बना दिया था। The Indians protested the Transvaal Immigration Act by illegally migrating from Natal into Transvaal। अब ट्रांसवाल में जाना मना कर दिया गया था, तो इसको ट्रांसवाल में जाकर मतलब ये एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना मना है और वही काम हम कर करके आपको शो करेंगे कि नहीं हम ये कर सकते हैं। Even the Viceroy Lord Hardinge condemned the repression and called the impartial inquiry। तो यहाँ पर जो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे उन्होंने भी इसकी आलोचना करी और बोला कि ये बिल्कुल से अतार्किक रूप से इंक्वायरी है, ये गलत तरीका है। कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशन, यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे एक प्रकार से कॉम्प्रोमाइज करते दिखाई देते हैं और यहाँ पर अपना निर्णय देते हैं, जो वहाँ की साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट थी। एक्चुअली था क्या कि साउथ अफ्रीका में इनका गांधी जी का बोलना था कि जो यहाँ के इंडिया के पीपल अगर हमें यहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो है तो आप ही की प्रजा, मतलब आप तो रूल कर रहे हो ना इंडिया में। अब इंडिया का आदमी अगर कहीं और काम कर रहा है तो आपको उसका ध्यान देना चाहिए कि वो उसकी जीवन की परिस्थितियाँ कैसी हैं, वो गरिमा से जी रहा है कि नहीं, क्या क्या समस्याएं वो फेस कर रहा है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए था। ये गांधी जी का स्टैंड होता था। यहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशन यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें कि शादियों का रजिस्ट्रेशन का एक्ट और ये इमिग्रेशन एक्ट ये सब हटा लिए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन जो करके रखना जरूरी होता था, ये सारे एक्ट यहाँ पर हटा लिए जाते हैं, इसमें रियायतें दी जाती हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि गांधी जी कुछ सीखते हैं, तो क्या क्या सीखते हैं यहाँ पर, ये हमारे यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। गांधी जी एक्सपीरियंस इन साउथ अफ्रीका, क्या क्या इन्होंने यहाँ पर सीखा। पहली बात ये कि गांधी फाउंड दैट द मासेस हैड इमेंस कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट इन एंड सैक्रिफाइस फॉर अ कॉज दैट मूव देम। उन्होंने बोला कि जो जनमानस है उसके पास एक अपार शक्ति है कि वो भागीदारी कर सकती है उस मुद्दों पर जो कि उसे प्रभावित कर रहे हों। ही वॉज एबल टू यूनाइट इंडियन बिलोंगिंग ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड क्लासेस। उन्होंने पाया कि वो विभिन्न धर्मों के, विभिन्न वर्गों के लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने में सक्षम थे और उसको एक समान नेतृत्व के अधीन उसको दिशा निर्देश देने के लायक सक्षम थे और वो महिला और पुरुष को भी एक साथ लाने में सक्षम थे। He also came to realize that at times the leader have to take decision unpopular with their unithistic supporter। उन्होंने माना कि एक जुझारू टाइप के अगर हमारे सपोर्टर्स हैं तो हमें कई बार ऐसे निर्णय भी लेने पड़ेंगे जिनका कि विरोध किया जाएगा, जिनकी की आलोचना की जाएगी, पर हमें एक नेता होने के नाते कई बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं, ऐसा भी उन्होंने यहाँ पर सीखा। He was able to evolve his own style of leadership। अपने एक अलग नेतृत्व की एक अलग तरीके को यहाँ पर ये विकसित कर सके और अपनी एक अलग राजनीति को विकसित कर सके और संघर्ष के नए तरीकों को सीख सके यहाँ पर साउथ अफ्रीका में गांधी जी। इसके अलावा गांधी जी की टेक्निक जो सत्याग्रह की होती थी उसे समझ लेते हैं कि सत्याग्रह के क्या क्या बिंदु थे, क्या क्या अनिवार्य अंग थे, उन्होंने किसे बोला कि सच्चा सत्याग्रही होगा, ये सब यहाँ पर समझ लेते हैं। गांधी इवॉल्व द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह ड्यूरिंग द स्टे इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में रहने के दौरान जो प्रवास था इनका, इसी दौरान इन्होंने सत्याग्रह को डेवलप किया। ये सत्य और अहिंसा पर आधारित था। सत्य, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, अहिंसा, इन दोनों पर ही आधारित था। उन्होंने माना कि सत्याग्रही ये नहीं सोचता कि क्या गलत है, पर वो बस यही सोचता है कि मैं सच्चा हूँ, मेरा जो साध्य है वो सच्चा है और मुझे नॉन वायलेंट रहना है, मुझे अहिंसा के पथ पर रहना है और मुझे निर्भीक रहना है, फियरलेस रहना है। वो बस इतना ही सोचता है, वो गलत का नहीं सोचता। इसके अलावा असत्याग्रही वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विड्रॉल ऑफ कोऑपरेशन। जो सहयोग है उसे हटा लेगा, वो बॉयकॉट करेगा, बहिष्कार करेगा, असहयोग करेगा, ये सारे सिद्धांत होंगे सत्याग्रह के। मेथड ऑफ सत्याग्रह इंक्लूड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अब इसको प्रदर्शित कैसे करेगा, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, अब थ्योरी क्या है।
मतलब प्रैक्टिकल में क्या करना है, इसमें सत्याग्रह के अंतर्गत नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस कर नहीं देना है, डिक्लाइनिंग ऑफ ऑनर्स, जो सम्मान दिया करते थे उसको हम थोड़ा कम कर देंगे, पोजीशन टू दी अथॉरिटी, तो इससे उनके सम्मान को क्षति पहुंचेगी, ऐसा यहाँ पर करना है। सत्याग्रही शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट सफरिंग इन हिज स्ट्रगल, उसे तैयार रहना चाहिए कि जब वो ऐसा करेगा तो उसे इस यात्रा में काफी दुख प्राप्त होगी, उसे इसके खिलाफ हमेशा खड़े रहना है और तैयार रहना है। अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर, जब गलत करने वाले के खिलाफ हम लड़ेंगे तो हमें काफी त्याग करना पड़ेगा, ये भी उसे तैयार रखना चाहिए। द सफरिंग वॉज टू बी अ पार्ट ऑफ हिज लव फॉर ट्रूथ, तो क्योंकि उसने सत्य से प्रेम किया है इसलिए ये सब होना लाजमी है और उसे इसके लिए तैयार रहना चाहिए, ऐसा भी गांधी जी का मानना था। वाइल कैरिंग आउट हिज स्ट्रगल अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर, जो बुराई करने वाले के प्रति जो संघर्ष है उस दौरान उसे याद रखना है कि उसे जो घृणा करनी है वो उसे बुराई से करनी है, ना कि बुरा करने वाले से, ये बात उन्हें ध्यान रखनी है। A true सत्याग्रही would never go before the evil, वो कभी हार नहीं मानेगा, बुराई के सामने कभी भी हार नहीं मानेगा। जो सच्चा सत्याग्रही होगा चाहे कोई भी परिस्थितियां कोई भी कंसिक्वेंसेस क्यों ना बन जाएं। ओनली द ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग कुड प्रैक्टिस सत्याग्रह, सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे लगती है कि जो ब्रेव है, जो स्ट्रॉन्ग है, जो मजबूत है, केवल वही सत्याग्रही बन सकता है। एक जो निडर व्यक्ति है वो सत्याग्रह नहीं बन सकता, क्योंकि वो बोलते थे कि जो निडर, जो डरपोक है तो उसका साधन क्या है, कायरता। कायरता जो है वो किसका साधन है, वो डरपोक का साधन है, समझ रहे हैं। वो हिंसा करता है, हिंसा जो है वो कायर व्यक्ति का साधन है, ना कि निर्भीक व्यक्ति का। तो वो बोलते थे कि अगर आपको सच्चा सत्याग्रही बनना है सबसे पहले आपको निर्भीक बनना पड़ेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं गांधी जी इन इंडिया। तो 1915 में वो ये सब सीख साख के सारा सत्याग्रह और पैसिव रेजिस्टेंस, असहयोग, बहिष्कार, ये सब प्रैक्टिकल कर के 1915 में पदार्पण करते हैं हिंदुस्तान में, और वहां पर यहाँ पे कई सारे स्ट्रगल में योगदान करते हैं। जैसे कि नंबर 1 हमारा चंपारण, जो कि ये बिहार में होता है, किसानों का एक विद्रोह, विद्रोह कहना सही नहीं होगा क्योंकि ये शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था। अहमदाबाद और खेड़ा, ये 3 है। अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक है और खेड़ा और चंपारण ये दोनों कृषक विद्रोह हैं। तो इन तीनों को हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, क्योंकि अभी अगर मैं इसको इंक्लूड करूंगी तो ये लेंदी हो जाने वाला है। तो ये इसी समय रॉलेट सत्याग्रह भी आया था, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें। शेयर उस केस में करें अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में आपको सीख रहे हैं, आपको चीजें समझ में आ रही हैं। एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आपको ठीक से समझ में आए। कोई क्वेरी हो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेंशन करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिवाइज करते रहें, क्योंकि रिवीजन ही हम लोग का की ऑफ द सक्सेस है। हम लोग जितना पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ द थिंग हम लोग भूल जाते हैं। चलिए फिर ये सेशन अच्छा रहा। हैप्पी लर्निंग, थैंक्स अ लॉट।